कि पहले जो हमास का चीफ मारा गया तब भी भारत ने कुछ नहीं कहा, जब हिजबुल्ला का चीफ मारा गया तब भी भारत ने कुछ नहीं कहा, जब यूएन के अंदर जो मीटिंग हुई पीएम मोदी गए थे, पीएम मोदी उनसे मिले, क्योंकि हिजबुल्ला अलग है, हमास अलग है और लेबनान अलग है। जो हमास जिस जगह पे कंट्रोल करता है वहां पे पीएम मोदी नहीं गए, क्योंकि हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और पीएम मोदी इस चीज को समझते हैं। तो इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लेबनान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा, ये जरूर है कि कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती ने अपना इलेक्शनिंग एक दिन के रोक दिया और इलेक्शन को रोक करके उसने ये कहा कि क्योंकि हमास का हिजबुल्ला का चीफ मारा गया इसलिए रोक दिया। और ये उसने इसलिए कि क्या वहां पे इलेक्शन है। एक्चुअली मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो इजराइल की इंटेलिजेंस है, मोसाद जिस तरीके से उन्होंने इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, और उनको लगा कि यहाँ पे उनको पता चला कि यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है हिजबुल्ला की और हिजबुल्ला के सारे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वहां पे आएंगे। तो इसराइल ने प्रॉपर प्लानिंग की और उन्होंने जिस बिल्डिंग के नीचे, देखिए आप हमास की बात करिए, हिजबुल्ला की बात करिए, या तो ये हॉस्पिटल के नीचे अपना छुपने की जगह बनाते हैं या रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, क्योंकि इनको पता है कि अगर इसराइल वहां पे अटैक करेगा तो इंटरनेशनल शोर मचा देंगे कि सिविलियन भी मारेंगे, फलाना मारेंगे। तो इसराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। तो इसराइल ने क्या किया, जिस बिल्डिंग के नीचे मीटिंग होनी थी, जमीन के नीचे वो कहते हैं कि 3 स्टोरी नीचे थी, कोई कहता 8 स्टोरी नीचे थी। तो इसराइल ने क्या किया, पहले तो जो बिल्डिंग थी उसके आसपास की बिल्डिंगों को तहस नहस कर दिया ताकि वहां से निकलने का कोई रास्ता ना मिले। किसी को भागना हो तो जाएगा तो गाड़ी में, पैदल तो जाएगा नहीं। तो सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए एयर स्ट्राइक करके। फिर जो बिल्डिंग का ऊपर का पोर्शन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद इसराइल ने यहाँ पे बॉम्ब यूज किए, और वो बॉम्ब ऐसे हैं कि जो बिल्डिंग के अंदर घुसेगा छत से, घुस के अंदर फटेगा और अंदर सब कुछ तहस नहस कर देगा। 30 फीट तक के बॉम्ब नीचे जा सकता है। और ये वो बॉम्ब थे जो इंडिया ने यूज किए थे जब इंडिया ने बालाकोट की स्ट्राइक की थी। और ये बॉम्ब इसराइल ने इंडिया को सप्लाई किए थे। लेकिन जो इंडिया को बॉम्ब सप्लाई किए थे उससे भी डबल पावर के बॉम्ब थे जो इसराइल ने हमास के जो हिजबुल्लाह के खिलाफ यूज किए। और इन्होंने जब अटैक किया तो सारे जो इनके इंपॉर्टेंट लोग थे हिजबुल्लाह के मारे गए। तो और इनकी प्लानिंग थी इसराइल को अटैक करने की। तो इसराइल ने बड़े प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके काम किया। मतलब आप इनकी इंटेलिजेंस देखिए, फिर इनकी आर्मी देखिए, किस तरीके से इन्होंने परफेक्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया, हिजबुल्लाह को मार दिया पूरे तरीके से। इससे ईरान बहुत ज्यादा परेशान है। इससे पहले इन्होंने हमास का जो हाँ, लीडर था। ईरान का मैं वही पूछ रहा था आपसे। ईरान ने अब ओआईसी की उन लोगों की बैठक बुलाई थी, तो क्या कोई ऐसा देश है जो इसमें आगे आके अब इसराइल को घेरने की प्लानिंग होगी? देखिए 57 मेंबर हैं ओआईसी के, और सारे के सारे मेंबर सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, सभी ओआईसी के मेंबर हैं। लेकिन क्या कर लेंगे मीटिंग होल्ड करके, क्या उखाड़ सकते हैं इसराइल का। इनमें से कोई भी कंट्री ना तो वो इसराइल से वार लड़ सकती है, ना उसके पास पोजीशन है। गल्फ के अंदर पहले आपके इजिप्ट था, इजिप्ट इस टाइम पे टोटल बर्बाद हो चुका है जब से 1967 के अंदर इसराइल से वो उसने वार लूज किया था। दूसरा सीरिया है, सीरिया वैसे ही इस टाइम पे पूरा डिस्टर्ब है, पूरा डिस्ट्रॉयड है। तीसरी जो बड़ी कंट्री है वो है ईरान। बाकी किसी कंट्री कोई नहीं चाहता, किसी के पास कोई यहाँ पे मिलिट्री पावर नहीं है। और फिर वहां पे यूएस बैठा है, कोई यूएस से पंगा ले नहीं सकता। आप देखिए ना, जब इसराइल का इनसे वार हुआ था पहले 67 में वार हुआ था, शायद उससे पहले भी हुआ था, तो इसराइल ने सब सत्यानाश कर दिया था इनका। और इसराइल का इस जो वार है इस टाइम पे वो है डू और डाई। डू और डाई नहीं मतलब डाई, इनको मारना है, खुद नहीं मरना। तो या इसराइल मरेगा या ये मरेंगे। तो इसराइल ने इस टाइम पे मुझे लगता है कि ऑल आउट वार छेड़ दिया है। जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसराइल के आसपास बैठे हैं, जैसे हिजबुल्ला बैठा है, हमास का तो इसने वैसे ही सत्यानाश कर दिया। अब हिजबुल्ला का भी सत्यानाश कर दिया और नेक्स्ट टारगेट होगा इसराइल का सीरिया। वहाँ की गवर्नमेंट के सपोर्टेड मिलिटेंट बैठे हैं, इसराइल को टारगेट कर रहे हैं। इसराइल ने कुछ वार्निंग भी दे दी है इनको, साथ में यूएस रशिया से भी कहा कि आप बीच में मत आना। तो अब जो ये मतलब ओआईसी की बात करते हैं, ओआईसी का मतलब है कि ओआईसी वहां पे एक सिर्फ स्टेटमेंट दे देगी, बाकी कुछ नहीं। और देखा जाए तो तो वहाँ जिससे पॉजिटिव। पाकिस्तान भी है उनके साथ। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे सऊदी वगैरह देश हैं, पाकिस्तान है, ये लोग क्या ये इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे? और दूसरी तरफ अमेरिका जो इजराइल को पूरी तरीके से सेफगार्ड करने में लगा हुआ है। तो ये लग रहा है आपको कि ये कहीं जाके रुकेगा? आपने कहा कि अगला नंबर सीरिया का है, तो ऐसे तो इजराइल एक एक करके इनका खात्मा करता जाएगा, अमेरिका वहां पे किसी को कुछ नहीं करने देगा। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? इसमें तो फिर और देश भी कूद सकते हैं, जैसे कि ईरान के साथ तो रशिया भी खड़ा हुआ है। देखिए ऐसा है, अगर आप सीरिया की बात करो, सीरिया में जो असद है वो शिया है, उसको ईरान सपोर्ट करता है क्योंकि ईरान भी शिया है। लेकिन वहां पे कुछ और भी ग्रुप्स हैं, सुन्नी ग्रुप हैं, जिनको यूएस सपोर्ट करता है, जिनको इसराइल सपोर्ट करता है। रशिया सपोर्ट करता है सीरिया को, और जो बाकी ग्रुप्स हैं उनको यूएस सपोर्ट करता है, सुन्नीस को, क्योंकि वो असद की गवर्नमेंट को गिराना चाहता था यूएस। लेकिन उस टाइम पे रशिया बीच में आ गया। टर्की का ये इंपॉर्टेंट, टर्की का अपना अलग रोल है सीरिया के अंदर, क्योंकि वहां पे कुर्ड्स हैं। कर्ड्स जो है वो ईरान के अंदर है, वो ईरान के अंदर शांत बैठे हैं। दूसरे जो कर्ड्स हैं वो सीरिया में हैं, और कर्ड्स इराक के अंदर भी हैं।
और बहुत से कर्द आपके टर्की में है, तो उनका एक अलग रोल है वहाँ पे यूएस का, और इवन जो गल्फ कंट्री है टर्की का रोल। तो यहाँ पे जो लड़ाई तो चल रही है, लेकिन कोई बीच में कूदना नहीं चाहता लड़ाई के लिए। अब सऊदी की बात करें, सऊदी तो वैसे ही बहुत परेशान है, क्योंकि ये जितनी मुस्लिम कंट्री हैं आज गल्फ की कंट्रीज हैं, वो तेल बेचना चाहती हैं। अगर वहाँ डिस्टर्बेंस रहेगी तो उनका तेल नहीं बेचेगा, उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। और जितनी भी वहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, चाहे आप सऊदी लगा लो चाहे यूएई लगा लो, ये तेल से बाहर आना चाहती हैं। पीछे जो सऊदी का, क्योंकि यूएस सिस्टम पे प्रेशर डालता था सऊदी किंगडम के ऊपर कि तुम इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लो, जैसे इन्होंने अब्राहम एग्रीमेंट किया था पिछले साल कि यूएई, शायद 2 साल पहले की बात है, यूएई और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन गए थे अब्राहम एग्रीमेंट के अंदर। तो उसको सपोर्ट करने पे यूएस था, साथ में सऊदी था। सऊदी थोड़ा सा पीछे रहता है, लेकिन एक और बात थी कि एक रूट बन रहा था, ट्रेड रूट, इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी, सऊदी से इसराइल, और इसराइल से ग्रीस, और ग्रीस से यूरोप। मतलब इंडिया आज इस टाइम पे बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है, और इंडिया की बहुत ज़्यादा ट्रेड भी है, बिजनेस भी है, तो सब इंडिया को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो ये ट्रेड रूट बन रहा था यूरोप के अंदर जाने के लिए थ्रू यूएई, सऊदी और इसराइल। और ये मेन इसका पर्पज था चाइना को काउंटर करना, तो यूएस भी इसमें सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इस वार की वजह से एक तो वो रूट इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प में आ गया, यानी कि रुक गया। तो सऊदी भी अपना बिजनेस को फैलाना चाहता है, तेल से बाहर आना चाहता है। पीछे यूएस प्रेशर डाल रहा था सऊदी क्राउन प्रिंस पे कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप करो इसराइल के साथ। तो सऊदी के क्राउन प्रिंस ने, जो इनके सेनेट के मेंबर्स थे यूएस के, उनसे कहा मैं रिलेशन तो डेवलप कर लूंगा, लेकिन मुझे इसमें क्या मिलेगा? मुझे सिक्योरिटी दोगे, मुझे डिफेंस के इक्विपमेंट दोगे, मेरी इकोनॉमी को आप कैसे बूस्ट करोगे? तो ये बात चल रही थी, और कभी यूएस ने कुछ सऊदी को सपोर्ट भी है कई इश्यूज के ऊपर। तो सऊदी के क्राउन प्रिंस ने ये भी कहा था एमबीएस ने कि अगर मैं इनसे रिलेशंस डेवलप करूंगा इसराइल के साथ, तो हो सकता है कि मेरे को मर्डर कर दिया जाए, मार दिया जाए मुझे, जिस तरीके से हुस्न मुबारक को मारा गया था इजिप्ट के अंदर जब उसने इसराइल से रिलेशन डेवलप किए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो सऊदी बीच में तो आना नहीं चाहता, लड़ाई तो करना नहीं चाहता, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देंगे, चुप बैठ जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है इस टाइम पे इसराइल से पंगा लेने की, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल ने सत्यानाश किया है लेबनान का, जिस तरीके से हमास का उसने एक सत्यानाश किया। छोटी सी कंट्री बीच में बैठ के जो इतने सारे मुस्लिम देशों से घिरी हुई है, बिल्कुल छोटी सी, मतलब श्रीलंका जितना उसका आई थिंक आकार होगा, पता नहीं उससे भी छोटा हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन वो ऐसे घिरने के बावजूद सब पर इस तरीके से अपने दुश्मनों को ढेर कर रही है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ कर सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी इतनी है, इतनी आगे वो चले गए जिसका उनका कोई अमेरिका तक मुकाबला नहीं कर सकता है। तो आई थिंक भारत का ऐसे सहयोगी के साथ बने रहना वो अपने आप में अच्छा। और आपने बताया भी था कि इजराइल ने मदद भी की है भारत की, और भारत भी हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है। तो यानी कि कुल मिला के अगर कुछ बातें होती हैं, कुछ आगे और कंट्रीज उस पर हमला करने की कोशिश करती है, और इजराइल भारत की से मदद मांगता है, तो भारत उसमें आई थिंक आगे आएगा। वैसे इसके चांस कम ही है कि वहां तक नौबत आए, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी खड़ा हुआ है, वो ही नहीं ऐसे होने देगा। तो मतलब भारत को इस समय पे कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डिप्लोमेसी के आधार पर, राइट? बिल्कुल, देखिए भारत का कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अब ये तो नहीं अपनी आर्मी भेज देंगे। अभी इसराइल के लोग इंडिया के अंदर आए थे, इनके कुछ लोग आए थे इंडिया के अंदर, ये इंडिया से 10 लाख वर्कर्स लेके जा रहे हैं, जो टेक्निकल वर्कर्स हों, डिफरेंट फील्ड में काम कर सके, और उनको अच्छी अच्छी सैलरी मिल रही है, जाएंगे वो। हिंदुस्तान के अंदर तो काम करने वाले लोग हैं ही, रिस्क भी लेने को तैयार है। लेकिन इनको जो सपोर्ट चाहिए आर्मी की, मिलिट्री के इक्विपमेंट की, वो अमेरिका दे रहा है। और अमेरिका देखिए हर एक जगह जहाँ अमेरिका घुसता है वहाँ डिस्टर्बेंस तो करता है। इसने इसराइल को वहाँ इसीलिए बैठाया जमीन दे करके कि यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ रहे और मैं तेल पे कंट्रोल करूँ। इसीलिए उसने रशिया और यूक्रेन का वार की, वहां पे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन को बर्बाद कर दे और फिर उनकी जमीन पे कब्जा कर ले। वहां पे जो वीट उगती है, सबसे ज्यादा वीट यूक्रेन में उगती है, उसको उस पर कंट्रोल कर ले। तो अमेरिका का तो प्लान है ही ये। लेकिन अब इसका एक इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जो इस टाइम पे अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, लोग जो मुस्लिम है वो कंफ्यूज हैं कि ट्रंप को वोट दें या जो बाइडेन की पार्टी को, कमला हैरिस को दें। क्योंकि ट्रंप ने कहा, ट्रंप से भी वो घबराते हैं कि ट्रंप आगे कि मुसलमानों को मारना ना शुरू कर दे। और जिस तरीके से वहां पे कमला हैरिस या डेमोक्रेटिक पार्टी है, उससे भी परेशान है कि उसी की वजह से तो यहाँ पे वार चल रहा है गल्फ के अंदर। लेकिन अब बात यह है कि इसराइल के सर्वाइवल की बात है, और जिस तरीके से इसराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया, देखिए 17 सितंबर को उन्होंने सबके जो किस तरीके से अटैक किया, कैसे लोगों को मार दिया। हिजबुल्लाह के बहुत से लोग थे जिनका जिनका मर्डर कर दिया उन्होंने, या उनको हैंडीकैप कर दिया सारी जिंदगी के लिए। 18 को फिर उसने एक ऐसा ही काम किया। टेक्नोलॉजिकल तो बहुत एडवांस है इसराइल।
लेकिन इजराइल ने कभी बुरा नहीं माना कि पीएम मोदी कभी उनको सपोर्ट नहीं करते या कोई हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी। उनको पता है कि इंडिया की कंपल्शन है, मजबूरी है। लेकिन पीएम मोदी पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जो इजराइल विजिट किए, और वही और उसी तरीके से पीएम मोदी लेबनान में विजिट किए। मतलब उन्होंने एक बैलेंस बना के रखा। और पीएम मोदी सऊदी भी गए, पीएम मोदी ईरान भी गए। ना ईरान ने बुरा माना, ना सऊदी ने बुरा माना कि एक दूसरी कंट्री क्यों चले गए। लेकिन जब पाकिस्तान का कोई प्रेसिडेंट किसी कंट्री में चला जाए, तो जैसे सऊदी में जाता है तो ईरान नाराज हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड की, अब आपने जैसे कहा था कि क्या पाकिस्तान बीच में आ सकता है, पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी लड़ने वाली थोड़ी है, वो इकोनॉमिकली वैसे ही वो बर्बाद हो रखा। लेकिन अगर किसी को जाना है तो जाए, लड़े, जाके इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाए। पाकिस्तानी डरपोक लोग हैं, मारे जाएंगे। इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10,000 आदमी भेज दो, 20 भेज दो, कोई क्या फर्क पड़ता है इसराइल को। उनके पास टेक्नोलॉजी है। और देखिए जिस तरीके से हमास ने इसराइल पे अटैक किया था अक्टूबर 7 को, किसने तो क्रिटिसाइज नहीं किया। वर्ल्ड में कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हमास ने जश्न मना रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था। अब देखिए एक जरूर है, एक चीज में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम 1 लाख से ज्यादा जिहादी मारे जा चुके हैं, इसराइल ने मार दिए। अब भी जश्न मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। बहुत से हिंदू जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पे बहुत से मुसलमान जो जिहादी टाइप के मुसलमान उनसे परेशान है। तो जरूर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिया है कि सुन्नी है। अब एक और बात है, देखिए अब ईरान के अयतुल्ला खमैनी ने जिस तरीके से इंडिया के मुसलमानों के क्वेश्चन उठा लिया था, इंडिया में उनसे नाराज है कि तुम्हें क्या पर्पस पड़ी है, क्यों उठाना चाहते हो। क्योंकि वो भी अब एक टाइम पे एक तरीके से मुस्लिम के उम्मा बनना चाहते हैं, या मुस्लिम कंट्रीज को कंट्रोल करना चाहते हैं ओवैसी में। लेकिन इस टाइम पे जो खमैनी है, अयतुल्ला खमैनी पहला इनका था जो लीडर था, अब खमैनी है। तो जिस तरीके से इनको लगा कि यहाँ पे खमैनी को खतरा हो सकता है, इनको हाई सिक्योरिटी जगह में ले गई ईरान की गवर्नमेंट, उनको छुपा लिया। तो इसराइल ने सबको डराया तो हुआ, धमकाया हुआ है। और इसराइल की, जैसे मैंने कहा कि उनके सर्वाइवल की बात है, उनको इसी तरीके से सर्वाइव करना है। क्योंकि इस ऐसी जगह बैठे हैं कि उनके आसपास सारे जिहादी बैठे हुए हैं, और वेल ट्रेन्ड जिहादी बैठे हुए हैं जो इसराइल को खत्म करना चाहते हैं। तो इसराइल जो काम कर रहा है, मैं सोचता हूँ कि देश अपने वर्ल्ड की सर्वाइवल के पीस लिए, के लिए, अपने सर्वाइवल, वर्ल्ड की पीस के लिए काम कर रहा है। राइट। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। आशा तो यही करते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाए, बट इस पर ध्यान बनाए रखेंगे और फिर से चर्चा करेंगे। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा देश भारत महान।